सोचिए एक ऐसा कोर्ट रूम जहाँ सिर्फ एक मंदिर या एक मस्जिद का सवाल नहीं चल रहा, बल्कि पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस टेस्ट हो रहा है। एक तरफ फेथ, दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स और बीच में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो डिसाइड करेगा कि रिलीजन और राइट्स का एक्चुअल मतलब क्या है। और इस बार डिबेट और भी इंटेंस हो चुकी है क्योंकि सेंटर ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के आर्ग्यूमेंट्स भी इसी डिबेट में एंटर कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ सबरीमाला का केस नहीं रहा, ये नेशनल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशनल चर्निंग बन चुका है। तो मंदिर मस्जिद के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने क्या क्लियरली कहा है और क्या बातें अब उनके सामने रखी गई है, इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर के स्टैंड की, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया जब सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने ये हिंट किया कि गवर्नमेंट आर्टिकल्स 25 और 26 का इंटरप्रिटेशन ऐसे कर रही है जिससे टेम्पल्स पर कंट्रोल मिल सके। तब एसजे तुषार मेहता ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू कंट्रोल द टेम्पल्स एट ऑल and what he mentioned was purely a constitutional interpretation of Article 25(1)(a) which empowers the state to manage economic, political and secular activities of any religion। अब ये लाइन काफ़ी क्रूशल है क्योंकि ये डायरेक्टली उस परसेप्शन को एड्रेस करती है कि क्या स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में इंटरफेयर करना चाहता है। और यहाँ एक सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो समझना बेहद ज़रूरी है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन उसके अंदर ही एक क्लॉज है जो स्टेट को अलाउ करता है कि वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सेक्युलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे। तो एसजी मेहता का कहना एसेंशियली ये है कि अगर स्टेट कुछ रेगुलेट करता है तो वो रिलीजन के कोर बिलीफ को नहीं, बल्कि उसके सराउंडिंग सेक्युलर एस्पेक्ट को करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रैक्टिकल रियलिटी में लाइन इतनी क्लियर होती है या फिर सेक्युलर और रिलीजियस का बाउंड्री ब्लर हो जाता है। इसी बीच जस्टिस अमानुल्लाह ने एक और पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि क्या ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड है। तो इस पर एसजे तुषार मेहता ने एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हाईलाइट किया कि दे कुड नॉट बी व्यूड थ्रू हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और एनी अदर रिलीजियस लेंस। यानी कोर्ट का अप्रोच रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन आयरनी ये है कि ग्राउंड पे हर केस एक स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ा होता है और उसका कंटेक्स्ट अलग होता है। और अब आए सबरीमाला के कोर इशू पर, तो एसजे तुषार मेहता ने एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया जो काफ़ी डिबेट का सेंटर बन गया है। उन्होंने कहा कि द राइट ऑफ एंट्री इनटू अ टेम्पल मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट द राइट्स ऑफ डेवोटीज who believe that a particular class of persons should not be permitted entry। यानी सिर्फ एंट्री मांगने वाले का राइट नहीं, बल्कि जो लोग अपोज करते हैं उनका भी आर्टिकल 25 का राइट कंसिडर होना चाहिए। ये एक तरह का राइट्स वर्सेस राइट्स कन्फ्लिक्ट है। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि सो इवन माई राइट एज अ फॉलोवर मस्ट बी कंसिडर्ड। और ये आर्ग्यूमेंट एसेंशली कह रहा है कि अगर कुछ डेवोटीज का बिलीव है कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, तो उनका बिलीव भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ एक काउंटर भी नेचुरली आता है कि अगर बिलीव डिस्क्रिमिनेटरी हो तो क्या उसे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यही वो ग्रे एरिया है जहां कोर्ट को बैलेंस बनाना है। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के बीच एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आर्ग्यूमेंट सामने आते हैं। उनके काउंसिल ने क्लियर कहा कि देयर इज़ नो क्वारल दैट वुमेन कैन एंटर मॉस्क बट देयर इज सर्टेन डिसिप्लिन दैट हैज़ टू बी फॉलोड। यानी एंट्री अलाउड है लेकिन कंडीशंस के साथ। और उन्होंने अपोज किया कि कोई कोर्ट ये ऑर्डर पास करे कि वुमेन किसी भी एंट्रेंस से एंटर कर सकती है या जेंडर बेस्ड बैरियर रिमूव किया जाए। यहाँ उनका स्टैंड था कि रिलीजियस डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई कि विमेन पर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर का ऑब्लिगेशन नहीं है। इट वॉज अप टू देम इफ दे विश्ड टू पार्टिसिपेट। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया कि ये डिस्टिंक्शन सोशल रोल से लिंक था, जैसे चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि प्रॉफिट के टाइम से ही ये अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काउंसिल ने भी कंफर्म किया कि द प्रॉफिट हिमसेल्फ सेड डोंट स्टॉप वुमेन कमिंग टू द मॉस्क। तो एक तरह ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वुमेन को एंट्री से रोका नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो कैसे एंटर करे, कहाँ खड़ी हो, ये रिलीजियस नॉर्म्स डिसाइड करेंगे। और यहीं पर पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट एंटर होता है जो कहते हैं कि अगर एंट्री अलाउड है तो रिस्ट्रिक्शंस क्यों। अब पुणे कपल की पीआईएल ने ये डिमांड भी की कि वुमेन को मॉस्क में फ्रीली एंटर करने दिया जाए, किसी भी गेट से, बिना किसी बैरियर के, और मेल कॉन्ग्रीगेंट्स के साथ इक्वल एक्सेस मिले। उन्होंने आर्टिकल्स 14, 15, 21, 25 और 29 का सहारा लिया और रिट ऑफ मैंडमस की डिमांड की। उनका कहना है कि सोशली इंडियन वुमेन्स आर नॉट एनकरेज टू रेगुलरली प्रे एट मॉस्क। और कई मॉस्क में सेपरेट स्पेस ही नहीं होता,
जो इफेक्टिवली एक्सक्लूजन क्रिएट करता है। यानी लॉ के लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में बैरियर एग्जिस्ट करता है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया कि कोर्ट को रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पिटिशन कोर्ट को इनवाइट कर रही है टू इंटरप्रेट रिलीजियस बिलीव्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट होता है। अब यहाँ एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठता है जो इस 9 जज बेंच के सामने है। कैन कोर्ट्स डिसाइड व्हाट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? यही कोर क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक कोर्ट्स ने कई बार डिसाइड किया है कि कौन सा प्रैक्टिस एसेंशियल है और कौन सा नहीं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी आर्ग्यू किया कि कोर्ट्स ने इस्लाम के कंटेक्स्ट में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन को गलत अप्लाई किया है, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया 1994 के जजमेंट का, जहाँ कहा गया था कि मॉस्क इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इस पर उन्होंने इनडायरेक्टली चैलेंज किया कि क्या कोर्ट रिलीजियस टेक्स्ट को सही तरह से समझ भी पा रहे हैं। उन्होंने एक लाइन में पूरा कन्फ्लिक्ट समराइज कर दिया कि हियर इज अ पिटिशन विच सेज दैट फॉर अ मुस्लिम वुमेन मॉस्क इज एसेंशियल एंड आई हैव अ जजमेंट विच सेज मॉस्क इज नॉट एसेंशियल। यानी जुडिशरी के पास्ट इंटरप्रिटेशंस और प्रेजेंट क्लेम्स के बीच डायरेक्ट क्लैश है। अब जब हम पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो क्लियरली 3 लेयर सामने आती है, और पहली लेयर है इंडिविजुअल राइट्स, जहां वुमेन इक्वलिटी और एक्सेस की बात कर रही है। दूसरी लेयर है कम्युनिटी राइट्स, जहां डिवोटीज़ या रिलीजियस बॉडीज़ अपने प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और तीसरी लेयर है स्टेट का रोल, जहां सेंटर कह रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं चाहते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसे कुछ पावर्स देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे इश्यूज़ एक ही बेंच के सामने एक साथ डिस्कस हो रहे हैं। सबरीमाला का इशू अब सिर्फ एक टेम्पल तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि मॉस्क, जेंडर राइट्स, रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड जुडिशियल रिव्यू सब एक ही डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं। अब फाइनल डिसीजन जो भी आएगा वो सिर्फ एक जजमेंट नहीं होगा, बल्कि एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि इंडिया में रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है। क्या फेथ को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलेगा, या इक्वलिटी उस पर ओवरराइड करेगी? क्या कोर्ट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिफाइन करेंगे, या कम्युनिटीज़ खुद डिसाइड करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा, या हर रिलीजन के कंटेक्स्ट में अलग अप्रोच ली जाएगी? ये वो क्वेश्चन है जिनके आंसर्स अब सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिक बेंच के हाथ में हैं, और पूरा देश देख रहा है कि आखिर कानून और धर्म के बीच ये बैलेंस कैसे सेट होगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।